नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश्वर कैवर्त है। आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है TRS पत्रक, टाइमली रिपोर्टिंग स्कीम। ओके, यह क्या होता है, कैसे किया जाता है, कौन कौन से ऑफिसर्स या कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सारे डिटेल से जानेंगे। और कैसे हम इस योजना के तहत निरीक्षण पद्धति जो RI लोग करते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर लोग करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में हम पूरा जानेंगे। होता क्या है कि राष्ट्र की खाद्य नीति का सही और उचित समय पे निर्धारण के लिए ये जो स्कीम है बहुत ही यूजफुल है कि फसल का कितने क्षेत्रफल में फसल किया जा रहा है और उसका उत्पादन का एक अनुमान इस योजना से हमें पता चल जाता है। क्लियर है? तो ये जो योजना है इसका नाम है प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन का अनुमान समय पर भेजने की योजना। ओके, ये जो योजना है जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में साथ में था उस समय यह लागू किया गया था 1972-73 में। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि ये योजना कब लागू किया गया, तो 1972-73 से प्रारंभ है। क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो इस योजना का उद्देश्य है कि जो प्रमुख फसल हैं उसके उत्पादन का विवरण और उसके आंकड़े फसल कटाई के तुरंत बाद प्राप्त करना। ओके, दूसरा, जितने भी प्रमुख फसल हैं, सिंचित, असिंचित, विपुल पैदावार वाली सभी फसलों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उनका उत्पादन का अनुमान ज्ञात लग करना। क्लियर है? और क्षेत्रफल के अनुमान हेतु जो चुना गया प्रदेश रहता है उसके 20% ग्रामों की जानकारी के आधार पर भूमि के उपयोग के अनुमान भी इससे हम पता कर सकते हैं। और इस योजना के द्वारा एक पर्याप्त निरीक्षण की व्यवस्था किया जाता है। रेवेन्यू जो ऑफिसर हैं वे कैसे निरीक्षण करेंगे उसके लिए एक प्रॉपर इसमें व्यवस्था दिया गया है। क्लियर है? तो इस प्रकार प्रदेश के जो 20% ग्रामों को प्राथमिकता में लेते हुए जो गिरदावरी होता है ना, वह गिरदावरी हो जाने के बाद क्षेत्रफल के अनुमान के आंकड़े इसमें तैयार करते हैं कि कितने क्षेत्रफल में फसल बोया गया है, कितना उत्पादन हो रहा है, उन सभी का डिटेल्स इसमें रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस योजना को। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका ब्रीफिंग दे देता हूँ। इसमें होता क्या है कि जो क्षेत्रीय उपायुक्त हैं वे ग्रामों का चयन करते हैं और उस पर्टिकुलर ग्राम में पटवारी के द्वारा गिरदावरी कर फसल का विवरण भरकर RI को सबमिट करता है। RI उस पूर्वानुमान को फिर से क्षेत्रीय उपायुक्त भेजता है और क्षेत्रीय उपायुक्त फिर भारत सरकार को डाटा भेजता है। इस प्रकार यह क्रम चलता है। इस प्रकार एक फसल का पूर्वानुमान लगाया जाता है। अब आते हैं कि ग्रामों का चयन कैसे किया जाता है। तो ग्राम का चयन क्षेत्रीय उपायुक्त द्वारा किया जाता है। ठीक, इसमें राजस्व निरीक्षक मंडल के 20% ग्रामों का चयन हर वर्ष किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20% ग्रामों का चयन किया जाएगा और ग्रामों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में कम से कम एक बार किया जाता है। मतलब एक बार जिस ग्राम का चयन हो चुका है उसे अगले वर्ष उस ग्राम को पुनः दोहराया नहीं जाएगा। ओके, अब देखिए कि जिस पटवारी हल्का में 5 से कम ग्राम होंगे उनमें से 1 ग्राम का चयन करेंगे। ठीक, और जिस पटवारी हल्का में 5 से 10 ग्राम होंगे, गांवों की संख्या 5 से 10 होगा, वहाँ 2 गांवों का चयन करेंगे। और जिसमें 10 गांव से ज़्यादा होंगे उसमें 3 गांवों का चयन किया जाएगा। और खरीफ और रबी मौसम की गिरदावरी के लिए जिस ग्राम का चयन किया गया है, ठीक है, उसी ग्राम में होगा और दोनों फसलों के लिए उसी ग्राम को हम सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है?
और पटवारी द्वारा चुने हुए ग्राम में गिरदावरी का कार्य खरीफ मौसम हेतु क्या रहेगा, यानी पटवारी जब गिरदावरी करता है तो खरीफ मौसम हेतु 30 सितंबर तक गिरदावरी संपन्न हो जाएगा और रबी मौसम हेतु 15 जनवरी तक पूर्ण करना अनिवार्य है। यानी पटवारी का काम क्या है कि 30 सितंबर तक खरीफ मौसम और 15 जनवरी तक रबी मौसम का गिरदावरी पूर्ण हो जाना चाहिए। अब पटवारी अपना काम कर लिया। अब पटवारी द्वारा खरीफ एवं रबी मौसम की गिरदावरी पत्रक जो है, अब पत्रक तैयार करेगा, गिरदावरी पत्रक, वह 10 अक्टूबर और 25 जनवरी तक आरआई को जमा कर देगा। क्लियर है। और आरआई जो है उस खरीफ और रबी मौसम की गिरदावरी पत्रक को 15 अक्टूबर और 30 जनवरी तक क्षेत्रीय उपायुक्त भू अभिलेख के पास भेजेगा। सिंपल सी मैं यदि यहाँ बात करूँ तो देखिए, एक पत्रक होता है, खरीफ मौसम के लिए अलग पत्रक होता है, रबी मौसम के लिए अलग पत्रक होता है, फॉर्मेट होता है। उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ डाल दूँगा। इसमें क्या बोला गया है कि पटवारी जब खरीफ मौसम की गिरदावरी करेगा तो ये जो गिरदावरी कार्य है 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए खरीफ मौसम के लिए और 10 अक्टूबर तक गिरदावरी पत्रक को भेज देगा। अब आरआई जो है अपने मंडल में जितना पत्रक इकट्ठा किया है सबको एग्जाई करेगा और क्षेत्रायुक्त उपायुक्त के पास 15 अक्टूबर तक भेज देगा। फिर क्षेत्रायुक्त उपायुक्त इसे भारत सरकार के पास भेजेगा। सेम रबी फसल में है, 15 जनवरी तक गिरदावरी हो जाना चाहिए रबी फसल की, 25 जनवरी तक पटवारी पत्रक जो है जमा हो जाना चाहिए 25 जनवरी तक और 30 जनवरी तक आरआई जो है क्षेत्रीय उपायुक्त को जमा कर देगा आरआई पत्रक को। ठीक, तो ये प्रोसीजर चलता है। ओके। अब इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है टीआरएस जांच निरीक्षण पद्धति कि जो पटवारी ने सही तरीके से कार्य किया है कि नहीं किया है, उसका निरीक्षण कौन करेगा, कैसे करेगा। तो निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने हेतु जो चुने गए ग्राम रहेगा उसमें 5-5 खसरा नंबर के 4 समूह बनाना होगा। ठीक है, कितने समूह बनेंगे, 4 समूह बनेंगे, 1, 2, 3 और 4, और सभी समूह में कितने खसरा नंबर रहेंगे, 5-5 रहेंगे। ठीक, सभी समूह में 5-5 खसरा नंबर यहाँ रहेंगे और चुने गए ग्रामों की खसरा पंजी, देखिए अब कैसे बनाना है, उस समूह को कैसे निर्धारित करना है, खसरा नंबर कैसे निकालना है, सारे चीज़ का एक प्रोसीजर है, उसको ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम क्या रहेगा, चुने गए ग्राम की खसरा पंजी रहेगा, खसरा नंबर लिखा रहेगा 1, 2, 3, 4 जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, 1, 2, 3, 4। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें अनुक्रमांक करना होगा पेंसिल से। ठीक है, जैसे खसरा नंबर 1 का 1 लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया। अब इसमें ध्यान रखा जाएगा कि जो कुदान नंबर रहेगा, ठीक है, उसको संबंधित सर्वे नंबर के पास ही लिखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो शामिल नंबर रहेगा उसको एक ही अनुक्रमांक देना होगा और जो बटा नंबर होगा उसको अलग अलग नंबर देना पड़ेगा। बटा नंबर क्या है, शामिल नंबर क्या है, उड़ान नंबर क्या है, कूद नंबर क्या है। यदि जानकारी चाहिए तो अलग से वीडियो उसमें बता दूंगा, इसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं। ठीक, तो ये देखिए खसरा नंबर 1, 2, 3 है। ठीक है, उसको अनुक्रमांक दे दिए पेंसिल से 1, 2, 3। अब देखिए 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4 भाग में है। मान लीजिए ये जो तीनों हैं 4/1, 2, 3, ये क्या है, शामिल नंबर में है। 4/2 और 4/3, 4/1 में शामिल हैं, तो इन तीनों को मिलाकर एक खसरा नंबर दिया हूँ मैं 4। ठीक, और ये 4/4 है, बटा नंबर अलग से है, उसको मैं 5वां अनुक्रमांक दिया हूँ। यानी बटा नंबर को अलग अलग नंबर देना है और शामिल नंबर को एक नंबर देना है और कुदान नंबर को जो संबंधित सर्वे नंबर के पास का ही उसको अनुक्रमांक देना है। इस प्रकार हम करते जाएंगे। ठीक, तो हमें
एक खसरा नंबर मिलेगा जो अंतिम खसरा नंबर होगा, और एक अंतिम अनुक्रमांक नंबर होगा। ठीक, जैसे अंतिम खसरा नंबर कितने हैं 140, अंतिम अनुक्रमांक नंबर है 151। ये जो अंतिम अनुक्रमांक नंबर होता है ये अंतिम खसरा नंबर से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज़्यादा कब होगा? जब बटा नंबर ज़्यादा होगा। कम कब हो सकता है? जब शामिल नंबर ज़्यादा रहेंगे। क्लियर है? अब हम इसे क्या दे दिए, जो अंतिम अनुक्रमांक नंबर है उसको क दे दिए, याद रखिए क। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये जो अंतिम अनुक्रमांक नंबर है ये 5 से विभाजित है कि नहीं उसको देखेंगे। यदि 5 से विभाज्य नहीं है तो हमें उसके आसपास, ठीक है, एक दूसरा नंबर देखना होगा जो 5 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 151 से ज़्यादा कौन सा आता है? 5 से विभाजित 155, तो 155 को हम ख दे दिए। क्लियर है? सबसे पहले क्या देखेंगे? अंतिम खसरा नंबर। अंतिम खसरा नंबर का अंतिम अनुक्रमांक नंबर देखेंगे, वह 5 से विभाजित है कि नहीं। यदि नहीं है तो उससे ज़्यादा कोई 5 से विभाजित खसरा नंबर देखेंगे। ठीक, आसपास जो 5 से विभाजित हो, जैसे 155। अब इस 55 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 4 से डिवाइड किए तो यहाँ जो परिणाम आएगा, भजन फल आएगा, वही क्या कहलाएगा? भजन फल अंतराल कहलाएगा। 38 आया, शेष फल कितना आया? 3। क्लियर है? अब क्या करेंगे? दिए गए जो संभावित संख्या के खाने में, अब ये संभावित संख्या का खाना कहाँ से आता है? ये जो खाना आता है आपका एक पुस्तिका रहती है वहाँ से आता है। चूँकि 155 कितने अंक का है? 3 अंक का है, तो 3 डिजिट का और खाना नंबर को देखेंगे कि कौन से खाना नंबर में है। मान लीजिए खाना नंबर 9 चुना गया है। ठीक है, तो देखेंगे 155 से कम या उसके बराबर कौन सी संख्या है जो खाना नंबर 9 में है। इस प्रकार से एक पत्रक रहेगा, इसमें ध्यान से देखिए। खाना नंबर 9 में, ठीक, खाने नंबर 9 में 155 से कम या उसके बराबर कौन सा 3 डिजिट का नंबर है? तो देखिए 150 आ गया। यही है आपका बा। 150 को हम, ठीक है, 150 को ब नाम दे दिए। यदि खाना 9 में 150 से बराबर या उससे कम संभावित संख्या नहीं मिलता तो खाना 10 में देखते कि उसके बराबर उससे कम कौन सा अंक है। अब 150 हमारा आ गया। अब यहाँ से हम 5 खसरा नंबर सेलेक्ट करने हेतु दाखिल नंबर देंगे। तो देखिए 150 हमारा क्या आ गया? नंबर आ गया। तो 150 को हम 5 ग्रुप में बनाएंगे, 5 में। ठीक है, 5 खसरा नंबर कैसे निकालेंगे? तो खसरा नंबर 150 आया है तो 146, 47, 148, 149 और 150, इस प्रकार 5 दाखिला नंबर लिखेंगे। यदि 151 आता, मान लो यह 151 रहता, तो 5 दाखिला नंबर कौन कौन से होते? 151, 152, 153, 154, 155, 5 का होना चाहिए। क्लियर है? अब इस प्रकार 5 दाखिला नंबर हो गए, 146, 147, 148, 149, 150। इसी के नीचे खसरा नंबर 5 रहेगा। क्लियर है? अब 150 के आगे ये तो पहला ग्रुप हो गया। हमको टोटल 4 ग्रुप बनाना है। दूसरा ग्रुप क्या होगा? दूसरे ग्रुप के लिए 150 में हम जो भजन फल आया था, भाग फल आया था 38, उसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 188। 188 चूँकि हमारा जो अनुक्रमांक है, क्लियर है, उसमें 155 तक है मैक्सिमम। 188 बड़ा है 155 से, इसलिए उसमें हम 155 घटा देंगे तो कितना आ गया? 33 आ गया। ठीक, अब 33 ही हमारा अगला दाखिला नंबर का मेन नंबर होगा, की नंबर होगा। और इसी 33 को मानकर हम 5 दाखिला नंबर यहाँ लिखेंगे। जैसे 33 आया तो 31, 32, 33, 34, 35 और उसके नीचे
एक खसरा नंबर लिखाया गया, उसके करस्पॉन्डिंग में जो खसरा नंबर रहेगा उसको हम इसके नीचे लिखेंगे। क्लियर है। अब ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब तृतीय समूह कैसे बनेगा? दूसरा समूह कितना बना है? 33। 33 में फिर से हम जो भागफल आया है 38 उसको जोड़ देंगे तो 71 की नंबर आ गया। इसी की नंबर को हम आधार पर दाखिला नंबर 5 लिखेंगे, 71, 72, 73, 74, 75 और इसी दाखिला नंबर के करस्पॉन्डिंग हम खसरे नंबर को यहाँ भरेंगे कि 71 में कौन सा खसरा नंबर है, 72 में कौन सा है, 73 में कौन सा है। क्लियर है। अब चौथा समूह बनाएंगे। 71 जो तृतीय समूह आया है उसमें फिर से हम 38 जोड़ देंगे तो 109 आया। 109 हमारा की नंबर हो गया। अब इस दाखिले नंबर को हम करस्पॉन्डिंग से हम खसरा नंबर 5 तो यहाँ लिख देंगे। क्लियर है। तो ये हमारा 4 समूह बन गया और चारों समूह के लिए हमने खसरा नंबर निकाल लिया। क्लियर है। अब जांच करेंगे कि ये प्रोसीजर सही है कि नहीं। तो जो अंतिम में जो की नंबर आया है 109 आया है, उसमें हम भागफल जो आता है 38 उसको और शेष फल को जोड़ देंगे तो वो जो है 150, पहला जो की नंबर आया था 150 वह हमें मिलना चाहिए। यदि यह इस प्रकार का हो पाता है तो वह सही है, वरना गलत है। तो ये चेक करने का एक तरीका है। क्लियर है। अब देखिए कि यहाँ तो मैंने बताया कि जो दाखिला नंबर है उसके नीचे खसरा नंबर को लिखते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा दाखिला नंबर आ जाता है जैसे 156 आ गया। ठीक है, सॉरी, कोई सही ऐसा दाखिला नंबर आता है जिसमें खसरा नंबर ही नहीं हो। ठीक है, जैसे हमारा टोटल खसरा नंबर कितना है 150 तक। मान लो जो खसरा नंबर है, ये तो अनुक्रमांक नंबर है, पेंसिल नंबर है। मान लो खसरा नंबर 150 से कुछ ऐसा आ जाता है जैसे 151 आ जाता है। ठीक है, खसरा नंबर 151 मान लो नहीं है। ठीक, तो उस खसरा नंबर को लिखेंगे कि यह खसरा नंबर उपलब्ध नहीं है। क्लियर है। यदि कुल खसरा नंबर जो है वह 20 से कम है तो क्या करेंगे? यदि कुल खसरा नंबर 20 से कम है तो सभी खसरा नंबर का हमें निरीक्षण करना होता है। ठीक, अब यदि समूह रचना कोई खसरा नंबर अंतिम अनुक्रमांक के बाद आता है, अंतिम अनुक्रमांक के बाद यदि कोई खसरा नंबर आता है तो हमें टिप लगाकर अस्तित्व में नहीं है लिखना रहता है। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर उसी को शॉर्ट फॉर्म में एक बार अच्छे से और यहाँ एक्सप्लेनेशन किया हुआ हूँ, इसको आप देख सकते हैं। क्लियर है। ये देखिए, इस प्रकार का पत्रक होता है, इसको पटवारी भरता है। ठीक, 30 आपको बताया था जैसे कि 30 आपका सितंबर तक खरीफ का हो जाना चाहिए गिरदावरी। फिर उसको 15 अक्टूबर तक आरआई को भेजेंगे, 10 अक्टूबर तक। फिर 10 अक्टूबर के बाद जो है आरआई जो है 5 अक्टूबर तक उसको 5 दिन और 15 अक्टूबर तक उपायुक्त भेजेगा। क्लियर है। खरीफ फसल के लिए यहाँ लिख दिया हूँ ऊपर में, देखिए हल्का सा। गिरदावरी 30 सितंबर तक हो जाएगा, आरआई के पास 10 अक्टूबर के पास पहुँच जाना चाहिए पटवारी के माध्यम से। फिर आरआई 15 अक्टूबर तक क्षेत्रीय उपायुक्त को दे देता है। खरीफ फसल में 15 जनवरी तक गिरदावरी हो जाना चाहिए, रबी फसल में 15 जनवरी तक। फिर आरआई के पास 25 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए। फिर आरआई जो है 30 जनवरी तक क्षेत्रीय उपायुक्त भू अभिलेख को भेज देगा। ठीक है, ये इसका डेट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। ये इसका पत्रक का फॉर्मेट है, इसको देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से रहता है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ क्या रहेंगे? पहला में अनुक्रमांक रहेगा, दूसरा में फसल का नाम, ठीक, तीसरा में कौन सी फसल है, धान है जैसे धान है, तो धान में किस प्रकार की धान है। फिर चालू वर्ष का क्षेत्रफल रहेगा, सिंचित और असिंचित, और पिछले वर्ष का सिंचित और असिंचित क्षेत्रफल रहेगा। यदि किसी फसल के चालू वर्ष के क्षेत्र में और पिछले वर्ष के क्षेत्रफल की तुलना में 10% से कमी बेसी होता है तो उस अंतर को यहाँ लिखना होगा और उसका कारण भी बताना होगा। इस प्रकार
खरीफ फसल का डिटेल यहाँ रहेगा। इस पत्रक में टोटल आपके 13 फसल होंगे। खरीफ फसल में 13 फसल और रबी में 12 फसलों का विवरण रहेगा। ठीक, इसमें सभी खरीफ फसलों का क्षेत्रफल रहेगा। फिर अन्य खरीफ फसल का क्षेत्रफल भी इसमें लिखा जाना चाहिए। फिर समस्त खरीफ फसलों का क्षेत्रफल नीचे लिखा रहेगा। फिर पटवारी द्वारा प्रस्तुत करने की तारीख, उसके हस्ताक्षर, राजस्व निरीक्षक द्वारा पत्रक भेजने की तारीख, आरआई के हस्ताक्षर, फिर पटवारी द्वारा चुने गए ग्राम में गिरदावरी की अवधि इसमें लिखा जाना चाहिए। इस प्रकार खरीफ पत्रक तैयार किया जाता है पटवारी के द्वारा। अब देखते हैं पटवारी के लिए रबी फसल का काम कैसे होगा, उसका पत्रक कैसे बनेगा। जैसे कि आपको बताया कि 15 जनवरी तक रबी का जो गिरदावरी है रबी फसल की हो जाना चाहिए। फिर 25 जनवरी तक वह आरआई के पास पहुंच जाना चाहिए और आरआई के माध्यम से फिर क्षेत्रीय उपायुक्त को 30 जनवरी के पूर्व क्षेत्रीय उपायुक्त के पास यह अनिवार्य रूप से भेजे जाने चाहिए। ठीक, ये है रबी फसल। रबी फसल में कुल 12 फसलों का यहाँ डिटेल रहता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप 12 फसल कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें टोटल 8 खाने होते हैं। पहला में अनुक्रमांक, दूसरा में फसल का नाम, तीसरा में फसल कौन सा है, चौथा में और पांचवा में सिंचित असिंचित चालू वर्ष के लिए फसल, छठवां और सातवां में सिंचित असिंचित पिछले वर्ष का फसल का क्षेत्रफल और आठवां में 10% अंतर हो तो उसका कारण इसमें लिखा जाना चाहिए और उस क्षेत्रफल को भी लिखा जाना चाहिए। ठीक, तो टोटल इसमें आपके 12 फसल होंगे। फिर लास्ट में क्या रहेगा, उपरोक्त सभी खरीफ रबी फसलों का क्षेत्रफल, फिर अन्य रबी फसलों का भी क्षेत्रफल, फिर समस्त खरीफ फसलों का क्षेत्रफल, फिर समस्त फसलों का कुल क्षेत्रफल इसमें लिखा जाना चाहिए। समस्त फसलों का कुल क्षेत्रफल, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रफल आएंगे, तो इसके अंतर्गत आएंगे आपके समस्त फसलों के क्षेत्रफल के अंतर्गत खाते का निरा क्षेत्रफल, खाते का गैर खाते का निरा क्षेत्रफल और द्विफसली फसल सभी आएंगे। ठीक, उसके बाद फिर खाते का द्विफसली क्षेत्रफल, गैर खाते का द्विफसली क्षेत्रफल और कुल द्विफसली क्षेत्रफल यहाँ लिखा जाना। पहला है वन। वन कितने क्षेत्रफल में है, खाता गैर खाता में, और उसका योग, गत वर्ष खाता गैर खाता और योग का क्षेत्रफल। वन का क्षेत्रफल लिखेंगे। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसमें काश्तकारी काम में लाई गई भूमि और ऊसर व गैर मुमकिन भूमि का वर्णन होगा। अन्य अकृषित भूमि जिसमें पड़ती शामिल नहीं है उसका विवरण होगा। फिर पड़ती क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, फिर फसल का निरा क्षेत्रफल, फिर कुल द्विफसली क्षेत्रफल, फिर ग्राम का भौगोलिक क्षेत्रफल। इस प्रकार के डाटा आपको यहाँ भरने होंगे। इस प्रकार देखा जाए तो रबी पत्रक में बहुत सारे डिटेल रहते हैं। खरीफ के साथ साथ रबी का भी इसमें डिटेल रहता है। ग्राम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पता चलता है। ठीक है, इस प्रकार ये पत्रक भरे जाने चाहिए और पटवारी आरआई को निश्चित समय में भेजता है। तो ये है पूरा टीआरएस। इसके बारे में हमने जाना कि टीआरएस होता क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक, कैसे फसल का निरीक्षण करते हैं और पत्रक किस प्रकार का होता है। ये जो पत्रक है ये पटवारी जो है आरआई को भेज देगा निर्धारित तिथि में। आरआई फिर अपने अपने हलके के सभी डाटा को एकत्र करेगा और एकत्र करके उसका एग्जाई करके क्षेत्रीय उपायुक्त को भेजेगा। फिर क्षेत्रीय उपायुक्त जो है भारत सरकार को भेजेंगे। ठीक, इस प्रकार एक निर्धारित समय में संपूर्ण डाटा फसल का क्षेत्रफल और उसका उत्पादन भारत सरकार के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये है टीआरएस। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डेट विशेष कर याद रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।